हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम माय बॉटम हार्ट इन लर्नर इन दो क्लासेस। फ्रेंड्स, सब पढ़ रहे हैं प्रोनाउन में हमने उसके डेफिनेशन को, फिर उसके टाइप्स में पर्सनल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को पढ़ चुके हैं। और उससे संबंधित जो एक्सरसाइज बुक में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज दी गई थी उसे भी हम सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आपको वो क्लासेज, वो एक्सरसाइज समझ में आई होंगी। अब उस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो प्रोनाउन में आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हम पढ़ेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है मित्रों? इसे कहते हैं हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, इसे हम हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत who, whom, whose, what, which, that, as और what आते हैं। जब रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जिसका प्रयोग, जब इनका प्रयोग वाक्य के बीच में किया जाए, वाक्य के बीच में हो तो एक रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। साथ ही साथ इनका हिंदी में अर्थ जा शब्द से, किससे? जा शब्द से निकलता है, से निकलता है। क्या मतलब मित्रों, जब ये जो वर्ड है इनका प्रयोग जब सेंटेंस के बीच में हो और तब ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जब इनका प्रयोग वाक्य के बीच में होता तो ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं और इनका अर्थ हिंदी में जा शब्द से आता है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, हु मतलब जो होता है, हुम मतलब जिसे होता है, हुज मतलब जिसका होता है, विच का मतलब जो या जिसने होता है, और वाट होता है का मतलब होता है जो या जो कुछ होता है। इसके बाद ये तीन शब्द मैंने अलग से लिखे हैं, इनका भी प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। दैट और एज का मतलब सेम है, जो या जिसने, और बट का मतलब हु नॉट होता है या जो कि नहीं होता है। हु नॉट कहते हैं इसको, हु नॉट इसका मतलब होता है, जब एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आएगा तो इसका मतलब होता है हु नॉट। अब इसको एक एक करके हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं और वहां से आपको अधिक स्पष्ट हो जाएंगे कि क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम पहला एग्जाम्पल लें, कैसे ये वाक्य के बीच में आते हैं तो इसका सेंस जो होता है वो जस्ट आता है। जैसे हम कहें, दिस इज द बॉय हु हेल्प यू। दिस इज द बॉय हु हेल्प्स यू। यह वही लड़का है जो तुम्हारी मदद किया। दिस इज द बॉय हु हेल्प यू, वो वही लड़का है जो तुम्हारी मदद किया। ये रहा हु से संबंधित। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज द बॉय whom, ये whom है, whom we love, whom we love, this is the one, ये वो लड़का है जिसे हम प्यार करते हैं। ये वो लड़का है तो जिसे, देखिए जिसे, उनका क्या आया, नेक्स्ट नेक्स्ट है हम, तो दिस इज द बॉय whose hand writing
is the best. This is the boy. ये वो लड़का है whose handwriting is the best, जिसकी handwriting, जिसकी लिखावट बहुत सुंदर है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, which से लेके this is the mobile. This is the mobile which I bought from Delhi. This is the mobile which I bought from Delhi. ये वही मोबाइल है जिसको मैंने दिल्ली से खरीदा है. नेक्स्ट है व्हाट से. तो व्हाट का एक एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं. पे अटेंशन. पे अटेंशन, सॉरी, पे attention what we taught you. Pay attention what we taught you. ध्यान दीजिए उस पे जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, जो कुछ मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो उस पे ध्यान दीजिए. तो ये कुछ एग्जाम्पल रहे जो हु, हुम, हुज, व्हिच और व्हाट से रिलेटेड थे. अब नीचे जो दिए गए हैं मित्रों, इनको हम एक एक करके देख लेंगे. तो अभी आप जो है शॉर्ट फॉर्म में आपने जाना कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं और ये कहाँ आते हैं, बीच में आते हैं और इनका अपना सेंस क्या होता है. अभी हम इसको थोड़ा से डिस्क्राइब करेंगे कि ये जैसे लिखा है दिस इज द बॉय और ये दो पार्ट में है. ये एक अलग क्लास है और ये एक अलग क्लास है. क्लास को आप जान रहे होंगे, जिसको मैंने शुरू में ही जिक्र किया है. क्लास और सेंटेंस में बस इतना फर्क होता है कि दोनों सेंटेंस जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है. जो सेंटेंस होता है फिर से फ्री होता है, लेकिन जो क्लास होती है वो किसी न किसी कन्वेंशन से जुड़ी होती है. जैसे यहाँ हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, दैट, एज, ये कंजंक्शन है. कैसे कंजंक्शन है? रिलेटिव प्रोनाउन के तरह से आते हैं और कंजंक्शन का काम करते हैं, तभी इनका सेंस ज से आता है. और इससे पहले जो ये इस्तेमाल हुआ है ये क्या है? एंटीसीडेंट है. अभी हम जानेंगे कि ये जो किसका एंटीसीडेंट है. हु जो है हु का एंटीसीडेंट है. एंटीसीडेंट क्या होता है अब हम इसके बारे में जानेंगे. एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट का मतलब होता है मित्रों पूर्ववर्ती. इसका मतलब होता है पूर्ववर्ती, अर्थात पूर्व में आने वाला. एंटीसीडेंट उसे कहते हैं जब किसी वाक्य में जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्व आने वाला या पहले आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है उस रिलेटिव प्रोनाउन का वो एंटीसीडेंट कहलाता है. जैसे एग्जांपल के थ्रू हम आपको बताएं तो हम कह सकते हैं दिस इज द बॉय हु is very honest. This is the one who is very honest. तो यहाँ पे जो है मित्रों who, ये क्या है? ये है रिलेटिव प्रोनाउन. ये है रिलेटिव प्रोनाउन. और रिलेटिव इसकी डेफिनेशन एंटीसीडेंट के डेफिनेशन में है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्व आने वाला नाउन या प्रोनाउन. अब इसके पूर्व जस्ट पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या है? हुआ है. ये इसका एंटीसीडेंट कहलाता है इस रिलेटिव प्रोनाउन का. अर्थात ये क्या है? ये है एंटीसीडेंट. जो बॉय है वो एंटीसीडेंट है. ये रहा फर्स्ट नियम. जो सेकंड नियम इसका है,
सेकेंड नियम है ये मित्रों की कोई भी जो वाक्य होगा उसमें आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन जो होगा उसके उस रिलेटिव प्रोनाउन के पश्चात आने वाली वर्ब, अर्थात कुछ इस तरह से जैसे ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन मान लीजिए है, इसके पश्चात जो आने वाली क्लास है और इसके पूर्व जो आने वाली क्लास है, ये पहले की बात करें और ये बाद की बात करें, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी, यहाँ जो वर्ब आएगी वो ये वर्ब इस के पूर्व, इस रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्व आने वाले नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड करेगी। जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा उस पर डिपेंड करेगी कि ये सिंगुलर होगी या फिर प्लूरल। अगर ये नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर है तो यहाँ आने वाली क्रिया सिंगुलर, अगर ये नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तो यहाँ आने वाली क्रिया प्लूरल होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए दिस, यहाँ एक एग्जाम्पल तो यही हो गया कि दिस इज द बॉय हु इज वेरी ऑनेस्ट, तो ये बॉय के अनुसार आई है चीज जो ये सिंगुलर है, सिंगुलर का एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है दीज आर द बॉयज हु आर थीव्स, These are the boys who are thieves, जो ये वो बच्चे हैं जो चोर हैं। तो ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन, इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, अभी जैसे मैंने नियम बताया कि जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले नाउन और प्रोनाउन पे डिपेंड करेगी कि इसके पश्चात रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा या प्लूरल। तो एक सिंगुलर का एग्जाम्पल मैंने यही बता दिया और ये प्लूरल का एग्जाम्पल है। यहाँ बॉयज लिखा हुआ तो इसके अनुसार ही ये जो क्रिया आई है आर, ये इसी के अनुसार आई है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला एंटीसीडेंट अगर सिंगुलर तो उसके पश्चात आने वाली क्रिया सिंगुलर, अगर उसके पहले आने वाला जो करता है नाउन या प्रोनाउन वो जो रिलेटिव वो है एंटीसीडेंट वो प्लूरल है तो उसके पश्चात आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। अगला थर्ड नंबर पे इसी से संबंधित एंटीसीडेंट से एक स्ट्रक्चर है मित्रों वन ऑफ, ये वन ऑफ है और इस वन ऑफ के पश्चात प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, ये एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को से संबंधित एक नियम है कि अगर कोई वाक्य है उसमें जो रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पूर्व में वन ऑफ के पश्चात अगर प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन आया है तो उसके पश्चात आने वाला यानी क्या रिलेटिव प्रोनाउन के पश्चात आने वाली क्रिया भी प्लूरल होगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, फॉर एग्जाम्पल में दीज are one of the boys. These are the one of the boys who who are very active. These are one of the boys, ये उन लड़कों में से हैं who are very active, जो बहुत ही सक्रिय हैं या एक्टिव हैं। या फिर हम कोई दूसरा एग्जांपल लें कि he is one of the boys who are very cunning. He is one of the boys, ये वह उन लड़कों में से एक है who are very cunning, जो बहुत ही चालाक है। तो ये इस नियम पे रहा, तो थर्ड नियम पे जो एंटीसीडेंट से रिलेटेड था। अभी एक और है
4 नंबर पे आता है। 4 नंबर पे अगर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो, उसमें कोई दिया गया हो कि द ओनली वन ऑफ, और इसके पश्चात जो आया हो, जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज है मित्रों, जैसे मैं यहां लिख दूं 4 नंबर पे द ओनली वन आ, फिर उसके पश्चात आए प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आए, कुछ इस तरह का अगर स्ट्रक्चर आता है 4th नंबर में, जैसा आता है कि द ओनली वन आ द प्लूरल और उसके पश्चात प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आए। अगर किसी सेंटेंस में इस तरह का आता है, यदि कोई जो वाक्य है, यदि वाक्य में ओनली वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, जो 4th नंबर है उसमें ये बताया जा रहा है कि यदि वाक्य में द ओनली वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्रोनाउन का प्रयोग किया जा रहा है, तो जो इसमें आएगा रिलेटिव प्रोनाउन, उस रिलेटिव प्रोनाउन के पश्चात आने वाली वर्ब होगी क्या? सिंगुलर। कैसे होगी? सिंगुलर होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ आपने देखा कि बिल्कुल ये जो बॉयज है ये प्लूरल था, तो इसके पश्चात आने वाली वर्ब यहाँ आप लिख लीजिएगा कि क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन यहाँ क्या आएगा? अगर द ओनली वन आया है तो वहां पे जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कह दे कि ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स, is one of the players who does not play for money. He is one of the player who does not play for money. वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो पैसों के लिए नहीं खेलता है। तो यहाँ देखिए ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पश्चात यहाँ आया है डज नॉट, और डज नॉट आया है, ये सिंगुलर है जो इस स्ट्रक्चर पे था। तो इस तरह से मैंने 4 नियम आपको जिक्र किए, चारों नियम से एक बार पुनः मैं रिपीट करता हूँ। इसके आगे है जो अभी उस पर बढ़ते हैं। पहला तो हमने एंटीसीडेंट को देखा। एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट वो होता है जो कोई वाक्य होता है उसमें जो आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसके पूर्व में आने वाले, पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन के को ही क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें सेकंड नियम था कि अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है उसके बाद आने वाला जो सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में जो क्रिया होगी वो डिपेंड करेगी कि उसके पूर्व में आने वाला नाउन प्रोनाउन सिंगुलर है या प्लूरल। अगर वो सिंगुलर है तो क्रिया इधर सिंगुलर, अगर प्लूरल है तो क्रिया इधर प्लूरल। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये बताया था और ये यहाँ बताया था। दो नेक्स्ट बताया कि एक स्ट्रक्चर है कि यदि जो कोई वाक्य है उसमें यह दिया गया है कि वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन दिया गया है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली जो वर्ब होगी वह प्लूरल होगी। एग्जाम्पल के से ये आपको समझ में आ गए होंगे। 4th नंबर पे था कि यदि किसी वाक्य में द ओनली वन ऑफ के पश्चात प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है तो रिलेटिव प्रोनाउन के पश्चात आने वाली वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी। फॉर एग्जाम्पल ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स, यह वह उन खिलाड़ियों में से एक है हु डज नॉट प्ले फॉर मनी, जो पैसों के लिए नहीं खेलता है। आगे नेक्स्ट है इसका जो नियम है, नेक्स्ट नियम है तो यहाँ 5th नंबर पे कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन जो है, अगर रिलेटिव प्रोनाउन जो भी है, जैसे हमने वहां पे लिखा था हु, हुम, हुज, व्हाट, विच,
which और that has, बट अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन के पश्चात अभी तक क्या था कि इसके पूर्व में आने वाले नाउन प्रोनाउन पे डिपेंड करता था कि इधर की क्रिया क्या होगी, अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन के पश्चात आने वाली क्रिया कैसी होगी ये टोटली डिपेंड करता था रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्व आने वाले नाउन प्रोनाउन पे। अभी के दूसरे ये फिफ्थ नियम में ये है कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया है और उसके पश्चात कोई सब्जेक्ट अलग से दिया गया हो, क्या सब्जेक्ट अलग से दिया गया हो, तो इधर जो वर्ब आएगी रिलेटिव प्रोनाउन के पश्चात इस सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के से आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय whom I teach, दिस इज द बॉय whom I teach, ये वही लड़का है जिसको मैंने पढ़ाया। तो यहाँ देखिए जो आई है, आई क्या है, ये अलग से इस एंटीसीडेंट के पश्चात आई हुई है जो अलग से इसका इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है। तो हम इस टीच को इस बॉय के अनुसार रख करते तो ये टीचर्स हो जाता और ये सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी सब्जेक्ट दिया गया है इसलिए ये टीच होगा और इसके अनुसार लगेगा। फिफ्थ नियम में यही था। अब है अगला कि सिक्स नंबर था, उसमें हमने देखा था मित्रों एक वाट जो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में वाट आया था। तो वाट जो है, वाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है, वाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका कोई एंटीसीडेंट नहीं होता। जैसे हमने यहाँ पे देखा, अभी जितने भी हमने देखे टोटल सब में एंटीसीडेंट दिया हुआ था, बट वाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका कोई एंटीसीडेंट नहीं होता, जिसका कोई एंटीसीडेंट नहीं होता है, नहीं होता है। अर्थात यहाँ पे जो भी जितनी भी बनती थी, जैसे मैंने क्लास का जिक्र किया था कि क्लास क्या होती है, क्लास वो होती है, क्लास ऑफ सेंटेंस में बहुत माइनर डिफरेंस होता है, थोड़ी समझने के लिए होता तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। बट यहाँ आप देखेंगे जैसे सेंटेंस होता है, कोई सेंटेंस आप बोलेंगे बिल्कुल उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इस क्रम में एक पैटर्न पे रखा होता है। बट जो इसमें होती है क्लास जो होती है वो भी इसे बिल्कुल सेंटेंस से की ही तरह से होती है, लेकिन इसमें कोई ना कोई कंजंक्शन, जो कंजंक्शन होते हैं वो कंजंक्शन से रहेगी। इसमें एक प्रिंसिपल क्लास होगा, एक सबऑर्डिनेट क्लास होगा। तो ये बताती है कि ये क्लास है, ये किस तरह की क्लास है। जब वो क्लास हम पढ़ेंगे तो उसे जानेंगे। अभी तो बस आपको इतना ही जानना है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि दिस इज द बॉय whom, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन आई टीच है। तो ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये इसमें इतना ही बताना है आपको कि जो ये रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट दिया गया है, जब ऐसे बनता था जहां पे रिलेटिव प्रोनाउन आते थे उनके जब एंटीसीडेंट बनते थे तो ये जो इधर की क्लास होती थी सेंटेंस वो पूरी की पूरी बनती थी एडजेक्टिव क्लास। कैसी क्लास बनती थी, एडजेक्टिव क्लास। क्योंकि ये whom I teach, किसको मैंने पढ़ाया, उस लड़के को पढ़ाया। तो मैं नाउन की विशेषता बता रहा हूँ। जैसे नाउन की हम विशेषता बताते हैं तो वो नाउन की विशेषता बताने वाला कौन होता है, एडजेक्टिव। बट यहाँ जो वाट है, वाट का कोई एंटीसीडेंट नहीं होता है। तो जब एंटीसीडेंट नहीं होगा तो वो एडजेक्टिव क्लास ना बल्कि बन जाती है नाउन क्लास। कौन सी क्लास, नाउन क्लास बनती है। फॉर एग्जाम्पल, pay attention to, pay attention to watch, ध्यान दीजिए, watch I teach you,
व्हाट आई टीच यू, पे अटेंशन टू व्हाट आई टीच यू, उस पे ध्यान दे जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। या फिर हम पे अटेंशन व्हाट, पे अटेंशन टू व्हाट योर एल्डर said. What your elder said. Pay attention to what your elder said. ध्यान दीजिए जो कुछ भी आपके बड़े कहते हैं। तो ये रहा जो एंटीसीडेंट से संबंधित था, इसको हमने देखा। और अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे अभी जो उसमें रह गए हैं मित्रों कुछ एज, दैट और शेड। एज दैट फॉर द शेड, ये रह गए हैं। इसको अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। क्या हमें देखना होगा? डिफाइन नीड, defining and non-defining cells। अभी हमने जो एंटीसीडेंट पढ़ा उसके पश्चात आता है मित्रों इसमें डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग सेल्स के में आता है। तो इस डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग में हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिफाइनिंग सेल्स। डिफाइनिंग सेंस क्या होता है? डिफाइनिंग सेंस को हम पढ़ेंगे, इसको हम रेस्ट्रिक्टिव भी कहते हैं। रिस्ट्रिक्टिव सेंस यानी कि जो सीमित करता है, किसी चीज को सीमित कर देता है, डिफाइनिंग सेंस या रेस्ट्रिक्टिव सेंस। अभी जो हमने एंटीसीडेंट पढ़ा है उसके उसी से रिलेटेड है, जो हमने अभी पढ़ा है एंटीसीडेंट उसी से रिलेटेड है। उसमें डिफाइनिंग सेंस नॉन डिफाइनिंग सेंस आता है। डिफाइनिंग सेंस जो होता है उसी को हम रेस्ट्रिक्टिव सेंस भी कहते हैं। डिफाइनिंग सेंस वो होता है तो यदि जो रिलेटिव प्रोनाउन है, यदि इसको लिख लीजिए, यदि रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट को डिफाइन कर रहा है, एंटीसीडेंट को डिफाइन करता है, अर्थात कई में से एक के बारे में बता रहा है, तो इसे डिफाइनिंग सेंस कहते हैं। सेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया था कि दिस इज द बॉय हु इज ऑनेस्ट, दिस इज द बॉय हु इज ऑनेस्ट। तो ये क्या है? जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसमें कह रहा है यदि रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट को डिफाइन कर रहा है, ये एंटीसीडेंट जो इसका है इसको डिफाइन कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है, अर्थात कहीं में से एक के बारे में बात कर रहा हो, तो इसे हम डिफाइनिंग सेंस में कहते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है कि हु
हु जो है ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, ये इसका एंटीसीडेंट है, इसी को डिफाइन कर रहा, इसी के बारे में हम कह रहे हैं इज द ऑनेस्ट। वो क्या है, वो ईमानदार है। दिस इज द बॉय हु इज ऑनेस्ट। ये ईमानदारी किसके किसके बारे में बात की जा रही है, इसके एंटीसीडेंट को, जिसे ये डिफाइन कर रहा है। दूसरा है नॉन डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग सेंस। नॉन डिफाइनिंग वो होता है जो इसका रिलेटिव प्रोनाउन होगा, यदि वाक्य में जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट को डिफाइन नहीं कर रहा है, उसे कहते हैं दूसरे शब्दों में मित्रों नॉन रेस्ट्रिक्टिव भी कहते हैं। जैसे यहाँ नॉन डिफाइनिंग, या हम इसको दूसरे नाम से जानते हैं नॉन रेस्ट्रिक्टिव। तो ये जो है यहाँ रेस्ट्रिक्टिव मतलब सीमित, सीमित करना, इसको सीमित कर देता है। अभी जैसे हमने लिखा था दिस इज द बॉय हु इज ऑनेस्ट। वो कईयों में से की बात कर रहा है कि ये वही लड़का है जो ईमानदार है, तो किसी बहुत बहुतों में से एक की बात कर रहा है ऑनेस्टी का। यहाँ तो डिफाइन कर रहा है, लेकिन यहाँ नॉन डिफाइनिंग की बात हो रही है। अर्थात यदि रिलेटिव प्रोनाउन जो है उसमें आने वाला जो एंटीसीडेंट होगा वो उसको रिलेटिव प्रोनाउन डिफाइन नहीं कर रहा है, तो ऐसे में उसको नॉन डिफाइनिंग कहते हैं। और यह नॉन डिफाइनिंग जो होता है मोस्टली वो होता है मित्रों जो या अकेले कोई चीज हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए दिस इज माई फादर, दिस इज माई फादर हु इज अ टीचर। Who is a teacher? This is my father who is a teacher। इसमें उसमें अंतर ये होता है मित्रों, जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा उसके पहले कामा लगाना आवश्यक होता है। अगर ये कामा हटा देंगे तो ये अर्थ का रस देने लगता है। अर्थात क्या होता है, ये जो फादर होगा जब हम कामा लगाएंगे तो ये बताएगा, इसमें कामा लगाना अनिवार्य होता है। तो जब तक कामा इसमें नहीं लगेगा मित्रों ये सही नहीं माना जाएगा, और कामा हटते ही ये डिफाइन करने लगेगा, फिर इसका अर्थ का नष्ट हो जाएगा। मतलब हो जाएगा कि ये मेरे उन पिताओं में से है जो शिक्षक हैं, तो होते हैं। अर्थात आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि जो यदि रिलेटिव प्रोनाउन अपने आने वाला जो एंटीसीडेंट है उससे पूर्व जो आने वाला एंटीसीडेंट है, जो भी नाउन या प्रोनाउन है, ये वो एक अकेले हो, कोई ऐसा हो जो अकेले हो, जिसको डिफाइन करने की आवश्यकता हो, नहीं हो, उसे नॉन डिफाइनिंग या नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट दूसरा हम कहें तो दिस इज माई हस्बैंड, दिस इज माई हस्बैंड कामा हु लिव्स in Delhi। दिस इज माई हस्बैंड हु लिव्स इन दिल्ली। यहाँ हस्बैंड भी अकेले होता है, फादर भी अकेले होता है, यहाँ कामान लगा देंगे तो ये कहेगा कि वो मेरे पति हैं जो मुंबई में रहते हैं। कामा हटते ही सेंस हो जाएगा वो मेरे उन पतियों में से हैं जो मुंबई दिल्ली रहते हैं। तो दिल्ली रहना ये कामा लगाना आवश्यक होता है। तो ये रहा डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग। अब अगला है वो है रिलेटिव प्रोनाउन दैट।
दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका यूज सिर्फ डिफाइनिंग सेंस में होता है, नॉन डिफाइनिंग में नहीं यूज किया जाता है। दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका हम प्रयोग सिर्फ डिफाइनिंग सेंस में करते हैं, नॉन डिफाइनिंग में नहीं करते हैं। पहला, जैसे इसके कई नियम है मित्रों, ये आपके बुक में जो एक्सीलेंट है उसमें दी नहीं गई है, ये अलग से हम बता रहे हैं आपको। जितने हैं लगभग बहुतायत आपको मैंने इसमें बताया। तो आप देखेंगे जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे ऑल, मेनी, एनी, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, इस तरह के थे जो पेपर आप जाएंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन में, उसमें जितने थे वो अगर पहले आते हैं, किसके, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आते हैं, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आएगा वो क्या आएगा, दैट। जो फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप कहें, देखिए ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। तो ये लगा हुआ ऑल, ऑल की ही वजह से लगा क्या, ये इसका एंटीसीडेंट हुआ। सही मायने में सेंटेंस कैसे है, ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स, जो चमकता है वो सभी सोना नहीं होता है। तो ये जो दैट लगा हुआ है, दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और इसका ये लगा दैट क्यों है, क्योंकि इसके पहले इंडेफिनिट प्रोनाउन ऑल आया हुआ है। और एक दूसरा एग्जांपल अगर हम लें तो सेकेंड एग्जांपल, जैसे हम कहते हैं यू मे टेक एनीथिंग, you may take anything that what you want ना, want या like, हम like कर रहे। तो यहाँ देखिए यू में टेक एनीथिंग, तुम कुछ भी ले सकते हो, वाट या दैट यू लाइक, जो कुछ आपको पसंद हो। तो हमें यहाँ पे वाट या दैट में से कौन सही होगा, यहाँ पे दैट सही होगा, वाट गलत होगा। क्यों, क्योंकि इसके पहले एनीथिंग आया है जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। सेकेंड जो रूल है, फर्स्ट रूल में था ये कि दैट का हम पढ़ रहे हैं, दैट का यूज कहाँ करते हैं कि उसका सिर्फ डिफाइनिंग सेंस में होता है, नॉन डिफाइनिंग में इसका यूज नहीं होता। फर्स्ट नियम है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर आता है तो आने वाला जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा उस दैट का इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि हु, व्हाट, व्हिच और एक्सेट्रा जितने थे उनमें से किसी का यूज ना करके हम सिर्फ दैट का यूज करेंगे। सेकेंड नियम है कि यदि एडजेक्टिव का, जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है, सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम कहें सिकंदर, सिकंदर is the best movie that has come this
ईयर। सिकंदर इज द बेस्ट मूवी, MOVIE है। सिकंदर इज द बेस्ट मूवी दैट हैज कम दिस ईयर, जो इस वर्ष आई है। तो ये जो दैट है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ प्रयोग किया हुआ है एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट। जो बेस्ट होता है ये गुड एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री होता है गुड, बेटर, बेस्ट। तो हम जब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे तो ऐसे में दैट का प्रयोग करेंगे। अगला है, अगर सेंटेंस में नेक्स्ट नियम है कि द फ्यू या द लिटिल का इस्तेमाल किया गया है। अगर ये वाक्य में द फ्यू और द लिटिल का इस्तेमाल किया गया है तो इसके बाद प्रयोग किया गया तो इसके पश्चात आने वाला जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो दैट होगा। फॉर एग्जाम्पल, द फ्यू books that I gave you are very important, तो यहाँ दैट इस्तेमाल हुआ क्योंकि यहाँ आया हुआ है क्या, उसके एंटीसीडेंट जो है वो आया है द फ्यू या लिटिल आएगा तो ये इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट इसका रूल है मित्रों कि अगर वाक्य में, यदि नेक्स्ट रूल है कि अगर वाक्य में द ओनली आया हुआ है तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में, ही इज द only teacher who can teach you. He is the only teacher who can teach you. ये केवल वही शिक्षक है जो तुम्हें पढ़ा सकते हैं। वो एक लड़के ऐसे शिक्षक है जो तुम्हें पढ़ा सकते हैं। तो अगर ये द ओनली का प्रयोग किसी सेंटेंस में किया गया है तो आने वाला जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, हु के बजाय दैट होगा। हु नहीं होगा बल्कि क्या होगा, दैट। और नेक्स्ट नियम है कि यदि किसी वाक्य में दो एंटीसीडेंट का प्रयोग किया गया हो, कितने, दो एंटीसीडेंट का प्रयोग किया गया हो और उसमें ही दोनों एंटीसीडेंट जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा इसके पूर्व में दो एंटीसीडेंट प्रयोग किए गए हो और उसमें एक पुरुष व्यक्ति की बात हो, एक जानवर की बात हो, तो ऐसे में जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो भी दैट आएगा। जैसे हम कह दें, फॉर एग्जाम्पल के रूप में कहें कि द मैन एंड हिज डॉग, द मैन एंड हिज डॉग दैट came here yesterday are dead। तो ये कुछ नियम रहे जिसको मैंने बताया, अभी इसमें अवशेष रह गए हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसके जो शेष पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, आगे जो इसके रूल रह गए हैं उसे हम पढ़ेंगे, लेकिन अगले क्लास में क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।